करना होता है प्रहार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज की इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। और मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों को देखना एक्सप्रेस अंदाज में। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र से पहले आज उच्च सदन के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दिल्ली में आज एनडीए गठबंधन की बैठक होगी। बीजेपी का दावा है कि इसमें 38 सहयोगी दल शामिल होंगे। बैठक में आम चुनाव की रणनीति और विपक्ष को घेरने पर भी मंथन होगा। एनडीए में हाल ही में शामिल हुए कई नए सहयोगी दल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, एनसीपी का अजित पवार गुट, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनता दल सहित कई अन्य बड़े दल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए को एक आदर्श गठबंधन बताया और कहा कि पिछले कुछ सालों में एनडीए की पहुंच का दायरा और बढ़ा है। एनडीए सरकार के सुशासन की वजह से उसे जनता का समर्थन हासिल है। बेंगलुरु में कांग्रेस समेत देश के 26 राजनयिक दल सोमवार से 2 दिन की मीटिंग के लिए बेंगलुरु में जुटे हैं। मकसद है लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत की हैट्रिक होने से रोकना। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने विपक्ष के नेता पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल चेहरे से ज्यादा मुद्दे अहम हैं। विपक्षी दलों का साझा एजेंडा बीजेपी को हराना है। बीजेपी ने बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक को ऐसे नेताओं की बैठक बताया जो अवसरवादी और सत्ता के लालची हैं। बीजेपी ने कहा कि ये एक स्वार्थी गठबंधन है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओमान चांडी का आज निधन हो गया। बेंगलुरु में उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमान चांडी 2004 से 2006 और 2011 से 2016 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे थे। उनके निधन पर केरल में कांग्रेस पार्टी समेत बाकी दल के नेताओं ने दुख जताया। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा की जांच के लिए बीजेपी ने महिला सांसदों की एक जांच समिति गठित की, जो मौके पर जाकर पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। नए भवन का निर्माण 710 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण 40,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में हुआ। हर साल 50 लाख यात्रियों का आवागमन यहां से हो सकेगा। एयरपोर्ट पर 80 करोड़ रुपए की लागत से एक एप्रन का निर्माण किया गया, जो बोइंग और एयरबस 321 किस्म की 2 विमानों के लिए उपयुक्त है और इसके निर्माण से हवाई अड्डे पर एक बार में 10 विमानों की पार्किंग हो सकेगी। इस हवाई अड्डे की आकृति समुद्र और द्वीप को प्रदर्शित करने वाले ढांचे पर आधारित है। टर्मिनल के नए भवन में बिजली की खपत कम होगी। यहां दोहरे आवरण वाले छत का निर्माण किया गया है। नए टर्मिनल भवन में एलईडी लाइट का भी उपयोग किया गया है। परिसर में 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाया गया। यहां बारिश का पानी जमा करने की भूमिगत व्यवस्था भी की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली में 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को उनकी टीमों के साथ भूमि सम्मान 2023 प्रदान करेंगी, जिन्होंने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भूमि सम्मान से जुड़े आयोजन को राज्य के राजस्व और पंजीकरण पदाधिकारियों के लिए बेहद अहम बताया।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मानते हैं कि भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण की डिजिटलीकरण प्रक्रिया से भूमि विवादों से जुड़े लंबित अदालती मामलों को बड़े पैमाने पर कम करने में मदद मिलेगी। सहारा समूह के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए केंद्र सरकार आज सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज मुंबई में वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसका उद्देश्य ज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए सहयोग, व्यापार बढ़ाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन देना है। गुजरात के गांधीनगर में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के प्रमुखों की तीसरी बैठक का आज दूसरा दिन। G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर सत्रों का आयोजन हो रहा है। भारत के अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 का सफर जारी है। इसके ऑर्बिट रीचिंग प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इसरो के मुताबिक अब ये धरती के दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया है। इसरो के अनुसार चंद्रयान मिशन के ऑर्बिट को बढ़ाने के लिए अगली फायरिंग आज दोपहर 2 से 3 बजे के बीच प्लान की गई है। इसके बाद पृथ्वी के ऑर्बिट में 2 बार और फायरिंग की जाएगी। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। तेलंगाना में मौसम विभाग ने आगामी 3 दिन में 23 जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश होने की आशंका जताई। मुलुगु जिले के कन्नाईगुडे में कल 9.6 सेंटीमीटर की अधिकतम बारिश दर्ज की गई। अगले 3 दिन में हैदराबाद और इसके आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के अलावा आंधी तूफान, बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना है। लोगों को पक्के भवन में रहने की सलाह दी गई। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहां ओल्ड रेलवे ब्रिज पर फिलहाल यमुना नदी का जलस्तर 205 मीटर से ऊपर बना हुआ है। दिल्ली में ITO बैराज का गेट नंबर 30 आज सुबह खोल दिया गया। यमुना किनारे के स्कूल आज भी बंद हैं। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर आज भी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में ITO पर आवाजाही अब सुचारू हो गई है। अब यहां सड़कों पर पानी नहीं है, जिसके चलते सुबह ऑफिस जाने के लिए इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो आज भी उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी ओडिशा और उससे लगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में गंगा की तलहटी वाले क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण देश के मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और इसमें सरकार अनुपूरक बजट सहित कुछ संशोधन विधेयक पेश करेगी। वहीं विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। दिल्ली में 20 और 21 जुलाई को G20 के साइडलाइन इवेंट के रूप में 2 दिन का ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स सम्मेलन होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सम्मेलन के लोगों का अनावरण किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स सम्मेलन पहली बार भारत में होने जा रहा है। इसमें दुनिया भर के 40 से ज्यादा रेगुलेटर और 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। न्यूयॉर्क में अमेरिका की ओर से भारत की महत्वपूर्ण 105 पुरावशेष सौंपे गए हैं। इसके लिए भारतीय वाणिज्य दूतावास में विशेष प्रत्यावर्तन समारोह का भी आयोजन हुआ। इसमें 47 पुरावशेष पूर्वी भारत से, 27 दक्षिण भारत से, 22 मध्य भारत से, 6 उत्तरी भारत से, 3 पश्चिमी भारत के हैं, जो टेराकोटा, पत्थर, धातु और लकड़ी से बने हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा कि इस तरह के पुरावशेषों को अमेरिका से भारत वापस भेजने की कोशिश की जा रही है। दोनों देशों के बीच ये सांस्कृतिक समझौता है।
जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य और बैंक गार्ड की हत्या के मामले में SIA की टीम आज अनंतनाग और शोपियां समेत कई शहरों में छापामार कार्रवाई कर रही है। वहीं श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का नया समूह आज सुबह रवाना हुआ। 62 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई है। RBI द्वारा अपने जुलाई बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख इंडिया @100 में कहा गया कि अगर भारत को एक विकसित देश बनाना है तो अगले 25 सालों में GDP दर को 7.6% तक पहुंचाना होगा। RBI के इस लेख में कहा गया है कि भारत को अपने औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करके अपनी आर्थिक संरचना को संतुलित करना चाहिए ताकि GDP में इसकी हिस्सेदारी 2047-48 तक 25.6% से बढ़कर 35% हो जाए। RBI ने कहा कि आने वाले 25 सालों में कृषि को 4.9% और सर्विस सेक्टर को 13% की दर से बढ़ना होगा। भारत की प्रति व्यक्ति GDP को मौजूदा स्तर से 8.8 गुना बढ़ाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत दाल नाम से 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम पैक के लिए 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री की शुरुआत की। ये सरकार के चना स्टॉक को चना दाल में परिवर्तित करके उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दालें उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड के खुदरा स्टोर चना दाल बेच रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय भंडार और सफल के आउटलेट में भी ये उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 187वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। गोयल ने पिछले 9 वर्षों में भारत के विकास की कहानी पर प्रकाश डाला। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के प्रारंभिक वेतन संबंधी आंकड़ों के मुताबिक मई 2023 के महीने में 20.23 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए। कुल 20.23 लाख कर्मचारियों में से 9.40 लाख कर्मचारी 25 साल आयु समूह के हैं। मई 2023 के वेतन आंकड़ों के मुताबिक 3.96 लाख महिला सदस्य भी इसमें शामिल हैं। केंद्रीय IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इस वर्ष जनवरी में ऑनलाइन गेमिंग पर नियामकीय फ्रेमवर्क बनाना शुरू किया है जो अभी शुरुआती चरण में है। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर खबर हटकर, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ DD न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का।
भारत में तेल आपूर्ति और ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों और मांग के साथ सभी अहम पहलुओं को समेटे हुए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पहली बार ऑयल 2023 को लेकर भारत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज ने कहा कि भारत के संदर्भ में ऊर्जा की जरूरत लगातार बढ़ रही है। भारत का उपभोक्ता व्यवहार भी बदल रहा है और ऐसे में आने वाले दिनों में निवेश के क्षेत्र में बड़े फैसले लेने होंगे। तेल रिपोर्ट को लॉन्च करने वाली तेल उद्योग और मार्केटिंग विभाग के प्रमुख टॉरेल बोसिनी ने कहा कि 2028 तक ऊर्जा की सबसे ज्यादा मांग एशिया से होगी और भारत की इसमें अहम भूमिका होगी। भारत और अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में लंबित सभी 6 व्यापार विवादों को पारस्परिक रूप से सुलझा लिया है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने इस बारे में प्रतिबद्धता जताई थी। निजी क्षेत्र के करोड़ वैश्य बैंक का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही में 57% बढ़कर 349 करोड़ रुपए पहुंच गया है। रूस ने घोषणा की है कि वो काला सागर के जरिए यूक्रेन के अनाज को निर्यात करने से संबंधित सौदे में भागीदारी नहीं करेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता के अनुसार समझौते की कुछ बातों को अब तक लागू नहीं किया गया है, इसलिए इसका प्रभाव समाप्त हो गया। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस की मांगें पूरी होने के बाद वो समझौते में फिर से भागीदार बन सकता है। ये घोषणा क्रीमिया के लिए रूस के पुल पर विस्फोट के कुछ ही घंटे बाद की गई। काला सागर समझौते से रूस के हटने के बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने रूसी सरकार से यूक्रेन के अनाज के निर्यात की अनुमति देने का आह्वान किया। यह सौदा रूस के हटने और चेतावनी देने के बाद समाप्त हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ये हर जगह जरूरतमंद लोगों के लिए एक झटका होगा। पोलैंड, जर्मनी और यूक्रेन के विदेश मंत्री सुरक्षा परिषद में समझौते को जारी रखने का आग्रह करने वालों में शामिल थे। अमेरिका ने कहा कि वो यूक्रेन से अनाज की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अन्य देशों के साथ काम करना जारी रखेगा। रूस ने यूक्रेन के जहाजों की सुरक्षा की गारंटी का हवाला देते हुए कहा कि वो सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता। प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका अनाज लदान की सुरक्षा में मदद के लिए अमेरिकी सैन्य संपत्ति का उपयोग करने पर विचार नहीं कर रहा है, लेकिन किर्बी ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में अमेरिका अन्य देशों के साथ काम करना जारी रखेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर काला सागर अनाज सौदे को जारी रखने का आह्वान किया। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ये तय करे कि किसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। साथ ही जेलेंस्की ने कहा कि अनाज पहल मॉस्को की भागीदारी के बिना भी चल सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने रूस द्वारा काला सागर अनाज निर्यात पहल में अपनी भागीदारी समाप्त करने के निर्णय पर गहरा खेद व्यक्त किया। कहा कि इस घोषणा से विश्व भर में भूख और ऊंची खाद्य कीमतों की मार झेल रहे करोड़ों लोगों के जीवन पर संकट आने वाला है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि काला सागर पहल के कार्यान्वयन को समाप्त करने के रूस के फैसले से हर जगह जरूरतमंद लोगों को झटका लगेगा। संयुक्त राष्ट्र ने काला सागर अनाज समझौते के तहत यूक्रेन छोड़ने वाले अंतिम मालवाहक जहाज का निरीक्षण किया। कहा कि तुर्की के झंडे वाले टिक्यू सैमसन को इस्तांबुल के तट पर निरीक्षण के बाद आगे बढ़ने की मंजूरी दी जाएगी। अमेरिका होर्मुज और ओमान की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को जब्त करने के ईरानी प्रयासों के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त लड़ाकू विमान और एक युद्धपोत भेज रहा है। पेंटागन ने कहा कि विध्वंसक यूएसएस थॉमस हडनर और कई F-35 लड़ाकू विमान इस क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। ईरानी गतिविधि के जवाब में लगभग 2 सप्ताह से वहां A-10 हमलावर विमान मौजूद हैं। पोलैंड के वारसा में एक छोटे विमान के हवाई क्षेत्र में हैंगर से टकरा जाने से विमान में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 10 अन्य लोग घायल हो गए।
पोलैंड के स्वास्थ्य मंत्री एडम निडजिल्स्की ने कहा कि 4 हेलीकॉप्टर और 10 एम्बुलेंस वार्सो से 47 किलोमीटर दूर स्थित चिरसिनो गांव में दुर्घटना स्थल पर भेजे गए। दुर्घटनाग्रस्त विमान सेना 208 था। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वालिस ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के बाद अब ब्रिटिश सेना को और आधुनिक बनाने की जरूरत है। आज ब्रिटिश सरकार अपनी सेना की युद्ध तैयारियों में सुधार के लिए योजनाओं की घोषणा करेगी, जिसमें यूक्रेन में युद्ध के कारण समाप्त हो गए युद्ध सामग्री और भंडार को फिर से भरने पर 2.5 बिलियन पाउंड खर्च करना भी शामिल है। एथेंस के नजदीक के तटीय शहरों में तेज हवाओं के कारण जंगल की आग अनियंत्रित रूप से लगातार फैल रही है, जिससे लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। अमेरिका के मियामी में भीषण लू कम होने का नाम नहीं ले रही। नेशनल वेदर सर्विस ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से पारा बढ़ने की स्थिति में घर में ही रहने की सलाह दी। कैलिफोर्निया में लगी आग पेरिस और बेनिंग शहरों के बीच तेजी से फैल रही है। शुक्रवार को लगी आग सोमवार की सुबह तक 8,000 एकड़ तक इलाके में पहुंच गई। कनाडा के जंगलों में लगी आग के धुएं के कारण अमेरिका के कई शहरों में आसमान में धुंध छाई रही। स्विट्जरलैंड के जंगलों में लगी आग तेजी से फैल रही है। पुलिस ने कल देर रात कई पहाड़ी गांवों को खाली करने का आदेश दिया। आज से कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है और इस प्रतियोगिता में भारत 33 खिलाड़ियों के बड़े दल के साथ उतर रहा है। कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दिन पुरुष युगल मुकाबले में चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और एमआर अर्जुन ध्रुव कपिला की भारतीय जोड़ी कोर्ट पर उतरेगी। कॉमनवेल्थ यूथ जूनियर और सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने अब तक शानदार प्रदर्शन करते हुए 38 स्वर्ण, 21 रजत और 2 कांस्य के साथ कुल 61 पदक हासिल किए। कॉमनवेल्थ यूथ जूनियर और सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय सीनियर टीम ने 20 पदक, जूनियर टीम ने 21 और यूथ टीम ने 16 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कॉमनवेल्थ यूथ जूनियर और सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय दल के प्रदर्शन की सराहना की। अपने ट्वीट संदेश में खेल मंत्री ने भारोत्तोलकों की ये उपलब्धि भारतीय भारोत्तोलन में प्रतिभा की गहराई को उजागर करती है। जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के रोहित ने कांस्य पदक जीत लिया। पेरिस में खेली जा रही पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के अजीत सिंह ने जेवलिन में पुरुषों के F46 इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं इस कैटेगरी को रजत पदक भी भारत के नाम रहा। भारत के पैरा एथलेटिक रिंकू ने दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर पर कब्जा किया। राष्ट्रमंडल खेलों 2026 की मेजबानी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने इंकार कर दिया है। एंड्रयूज ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों की लागत अनुमानित 2.6 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से बढ़कर 4.77 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ज्यादा हो सकती है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना एटीपी युगल रैंकिंग में 7वें स्थान पर पहुंच गए। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन का खिताब जीतने के साथ ही एटीपी रैंकिंग्स के शीर्ष पर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। भारत ने थाईलैंड में आयोजित हुई एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण के अलावा 12 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीतकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में सिलेसिया डायमंड लीग मीट में 6ठे स्थान पर रहने के बाद 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। आगामी स्ट्रीमिंग क्राइम ड्रामा कालकूट का ट्रेलर जारी किया गया। कालकूट में अभिनेता विजय वर्मा एक नेक पुलिस वाले की भूमिका निभा रहे हैं।
2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान का एक और पोस्टर रिलीज किया गया, जिसमें फिल्म की लीड एक्ट्रेस नयनतारा हाथों में गन लिए फुल ऑन एक्शन अवतार में देखने को मिल रही हैं। पहली बार किंग खान साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर एक नया शो कोहरा रिलीज किया गया, जो क्राइम थ्रिलर के वेश में परिवार समाज के टूटते ताने बाने को दिखाता है। शो की कहानी एक मर्डर से शुरू होती है। कटरीना कैफ और विजय सेतुपति फिल्म मैरी क्रिसमस में एक साथ आएंगे नजर। फिल्म 15 दिसंबर को होगी रिलीज। फिल्म प्रोजेक्ट के का पोस्टर न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर के आइकॉनिक बिलबोर्ड पर नजर आया। साजिद नाडियाडवाल ने हाल ही में कंफर्म किया कि उन्होंने हाउसफुल 5 की स्क्रिप्ट लिख दी है। हाउसफुल 5 की शूटिंग दिसंबर में शुरू होगी। फैमिली ड्रामा नीरजा में प्रतिमा की भूमिका निभा रही टीवी एक्ट्रेस स्नेहा वाघ ने कहा कि ये शो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और ये एक नई भूमिका में उनकी क्षमता को परखने का अवसर है। और एक्टर अक्षय ओबेरॉय ने आधिकारिक तौर पर कोर्ट ड्रामा सीरीज इलीगल के अपकमिंग तीसरे सीजन में शामिल होने की घोषणा की है। अक्षय एक वकील के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम आज का एजेंडा।